नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लेकर हाजिर हैं आपका खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की। खास मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी और समीर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं झारखंड की खबर के साथ, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे। झारखंड में बीजेपी यानी पूरा का पूरा एनडीए अपनी सरकार बनाना चाहता है और हर एक संभव प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। खासकर मुद्दा आदिवासी का उठाया जा रहा है। आप समझ लीजिए, रोटी बेटी और माटी का जो नारा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है और इसी नारे को आगे बढ़ा रहे हैं तमाम वो स्टार प्रचारक जो एक एक करके झारखंड के रण में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आज कोडरमा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में औरंगजेब की एंट्री कराई और ये कहा कि जिस तरीके से आलम औरंगजेब हिंदुओं के मंदिरों को लूटा करता था, अपने खजाने भरा करता था, वैसे ही झारखंड के एक मंत्री आलमगीर अपनी तिजोरी भरते हुए नजर आ रहे थे। उनके घर से आपके घर के लूटे हुए नोटों की गड्डी बरामद हुई थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि माफियाओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार के पास है। हालांकि पाकिस्तान की एंट्री भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और कहा कि अब पाकिस्तान कैसे डरा हुआ है और कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर अपना डर दिखाता है और ये बताता है कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है, हमें बचाया जाए। तो एक तरफ पाकिस्तान की एंट्री हो रही है, एक तरफ औरंगजेब की एंट्री हो रही है, तो दूसरी तरफ इस बार बीजेपी जो आदिवासी वोट का नुकसान बीजेपी को लगातार चुनावों में हो रहा था झारखंड में खासकर, उस वोट बैंक को अपने पाले में फिर से लाना चाहती है और उसी वोट बैंक के आधार पर जीत सुनिश्चित करना चाहती है और इसका जिम्मा है हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर। एक तरफ हिमंता है जो एग्रेसिवली अपनी बात रख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को लात मारकर भगाया जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो आदिवासी और दलितों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं जो अपने मैनेजमेंट से उन तमाम सीटों पर समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जो सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो झारखंड में क्या होने जा रहा है और झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आइए इसी पर कर रहे हैं चर्चा की शुरुआत। और हर्षवर्धन जी, प्रश्न आप ही से है। झारखंड की इस राजनीति को देखकर, एक के बाद एक बीजेपी के मुद्दों को देखकर, रोटी बेटी माटी वर्सेस रोटी कपड़ा और मकान, किसका मुद्दा आपको भारी लग रहा है या कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड चुनाव में आपको उछलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि कई बार जब हम ट्रैक से उतरते हैं तो समझ नहीं पाते कि अपना मूल छोड़ के चले जाते हैं। अब सोचिए, ये नारा अगर है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, रोटी कपड़ा और मकान, यही आपने बताया ना, तो पता नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान तो फिल्म भी बड़ी पुरानी हो गई, अब इस तरह की फिल्में चला भी नहीं करती हैं। और झारखंड के आदिवासी इलाकों में रोटी बेटी माटी तो उनको समझ में आएगा, रोटी कपड़ा मकान समझ में आएगा, इसमें संदेह है। तो ये पहला लक्षण होता है किसी के जब वो अपना मूल छोड़ देता है। दूसरा देखें तो जिस तरह की जियो पॉलिटिकल कंडीशंस है, चाहे आप उसको बांग्लादेश में जो कुछ हुआ देखें, वो योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, उसके बाद वहाँ बहुत ज़बरदस्त एक रैली हुई तो उसमें से भी उसी तरह की हुंकार आई। नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अगर आप बढ़ जाएंगे तो दूसरा उत्सव मनाएगा, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी जी ने कहा नेक रहेंगे, उनका सेफ रहेंगे। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्ता जी ने कहा, उन्होंने अपनी तरह से कहा कि भाई आधुनिक तरीके से कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर क्या है, जो दुनिया की स्थिति में है उसमें भारत में जो हिंदू हैं या दुनिया के अलग अलग देशों में जो हिंदू हैं, वो क्या अपनी संस्कृति, स्थानीयता, मान्यता उसके साथ रह पा रहे हैं क्या? और जब हम झारखंड में चले जाते हैं तो वो स्थानीयता, संस्कृति और मान्यता आदिवासी समाज से चली जाती है। आदिवासी समाज सबसे बड़ा है। जब उसकी हम बात करते हैं तो वहां मुद्दा क्या है? एक है भाई उनकी जमीन कब्जा कर ली जा रही। कौन कब्जा कर रहा है? जो लोग बाहर से आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर कब्जा कर लेते हैं, वो एक मुश्किल है। उसमें फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों की बात आती है। फिर दूसरा क्या है, उनके यहां वैसे भी आदिवासियों में घर जमाई की परंपरा होती है, लेकिन जब कोई मुस्लिम आके वहां रह जाता है और फिर वो एक तरह से कहे कि धीरे धीरे विस्तार करता है, फिर जो बच्चा होगा वो भी मुस्लिम हो गया, तो वो खतरनाक है। यानी एक तरह से मतांतरण का मसला आ गया। यानी जमीन, बेटी और मतांतरण, ये तीन बड़े मसले हैं। अब इससे आगे क्या? तो पिछले 5 वर्षों में जो हेमंत सोरेन की सरकार रही वो क्या रही? हमने देखा करोड़ों करोड़ रुपए गड्डियों में मिलते रहे। जो हेमंत सोरेन जी है
वो भागे भागे दिल्ली आए थे, पता नहीं कौन सी तो BMW, तो पता नहीं क्या क्या दिखा, करोड़ों रुपए उनका दिखा। क्या हुआ? कहे आदिवासी की ही जमीन को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया। झारखंड की चीफ सेक्रेटरी का क्या हुआ? कहे वो टॉपर थी और इतने करोड़ रुपए कमा ली थी कि उसका कुछ अंदाजा नहीं। तो एक तरह से कहें तो मोटा मोटा 4 मुद्दे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार है, आदिवासियों का हित सुरक्षित नहीं रख पाई, जो घुसपैठिए हैं, मुस्लिम घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वहां के मुसलमानों की बात नहीं है, जो बाहर से आ रहे हैं वो बहुत तेजी, और सबसे जो खतरनाक है कि डेमोग्राफी बदल रही, ये मुद्दा है। अब ऐसे में जब ये चर्चा होती है तो फिर तो मुद्दा रोटी बेटी और माटी वाला समझ में आएगा। रोटी कपड़ा महान मकान तो फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। और वैसे भी झारखंड के लोग इस तरह की फिल्में कहां देखते होंगे? कभी नहीं देखते रहेंगे, अब तो बिल्कुल नहीं देखते। अपने काम का हवाला जेएमएम की तरफ से दिया जा रहा है, हेमंत सोरेन की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है और आज कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायर मोड में नजर आए, एक बार सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं। और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे, ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। क्या हो रहा है झारखंड में? मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, माफिया राज का मुद्दा हो, चाहे डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा हो, यही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। झारखंड के 25 साल पूरे होने पर 25 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासी और दलितों के हित का मुद्दा है। अभी बुलडोजर की जब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय जी कर रहे थे तो तालियां खूब बज रही थी, समर्थन खूब मिल रहा था। यही बुलडोजर है जिस पर खूब प्रश्न उठाए गए, कोर्ट तक मामला चला गया, सियासतदानों ने बुलडोजर को एक विशेष वर्ग पर होने वाली कार्रवाई बता दिया। लेकिन ये बुलडोजर कितना पॉपुलर है और ये कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुका है, ये झारखंड में भी दिख रहा है। योगी जी की पहचान के तौर पर बुलडोजर को देखा जा रहा है, ये तो सब जगह देश भर में भी उसको माना जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। लोग उसको कर भी रहे हैं और योगी जी की ब्रांड वैल्यू जो है ना बुलडोजर हो गई है। बुलडोजर बाबा हो गए लोग, बुलडोजर बाबा कहते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बुलडोजर पर रोक लगाई। ठीक है, आम आदमी का एक अलग तरह का परसेप्शन होता है, वो किस तरह से देखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक्शन पर रोक लगाई है, ये भी ध्यान रखने की बात है। अभी जो चर्चा हो रही है कि भाई वहाँ पर आदिवासियों का मुद्दा है, माटी का मुद्दा है, बेटी का मुद्दा है, और लगातार जो वहाँ पर जिस तरह से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको लेकर चर्चा चल रही है।
ये सारे मुद्दे वहाँ पर हैं ही। घुसपैठियों को लेकर चर्चा हो ही रही है, बहुत समय से वहाँ चर्चा हो रही है, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा हुआ। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस सरकार के लिए है, बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उसको चला रही है और है भी, बहुत सारा पैसा वहाँ पर मिला, भ्रष्टाचार का हुआ। लेकिन जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने हेमंत सोरेन को जेल में भेजा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या वो इशू नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से टिप्पणी की है, गंभीर टिप्पणी। मतलब इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स में केवल हेमंत सोरेन को लेकर जब जमानत दी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत बड़ी थी, वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, आपने कहा 25 साल हो गए, 24 साल पूरे हो गए हैं झारखंड को बने हुए। वाजपेयी सरकार ने ही बनाया था, वाजपेयी जी ने बनाया था। उन 24 साल में से 13.5 साल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी की सरकार रही है। तो झारखंड के जो हाल हैं उसकी 50% जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, चाहे वो घुसपैठियों की हो, घर जमाई की हो, घर की हालत की हो, आदिवासियों की हालत की हो। क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदारी ले रही है? और जब हेमंत सोरेन साहब रोटी कपड़ा मकान की बात करो, वो तो 5 साल से खुद सरकार में है। तो 5 साल में उन्होंने कितना दिया कि आज फिर से रोटी कपड़ा मकान इशू बन रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजें गड्ढमड हैं और दोनों की दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों ही जवाबदेह हैं। अब कौन इस इशू को ज्यादा बड़ा बना सकता है, क्योंकि अभी सरकार सोरेन साहब की है, तो इसलिए सीधा जवाब आप उनसे मांग सकते हैं। लेकिन 13 साल तो आपने भी उसमें काम किया है, आपके तमाम तरीके के मुख्यमंत्री रहे हैं, आदिवासी भी रहे, गैर आदिवासी भी रहे, सरकार में भी आपने बड़े बदलाव किए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की है। अब वो कौन सा मुद्दा ऐसा है जो चुनाव को बड़ा बना सकता है? योगी जी की एंट्रीज के साथ आप क्या घुसपैठियों के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं? कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि घुसपैठियों का मुद्दा भले ही बड़ा हो, लेकिन झारखंड हिंदुस्तान के उन राज्यों में है जहाँ पर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो इसका मतलब कहीं और से घुसपैठिए आ रहे हैं, इसका मतलब जहां से आ रहे हैं वहां से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जिस इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहे हैं। झारखंड में अपने आप तो नहीं आ रहे ना, कहीं से आ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इसलिए बहुत सारे इशू हैं। अब चुनाव में कौन सा इशू बड़ा होकर निकल कर आता है, उससे इस चुनाव के नतीजों पर असर पड़ेगा। लेकिन जो आप इशू बता रहे हैं, वो इशू क्या इंडिया गठबंधन या जेएमएम उठाने में कामयाब दिख रही है आपको इन चुनावों में? उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है या सिर्फ डेमोग्राफी बदलने वाला नारा ज्यादा सुनाई पड़ रहा है? डेमोग्राफी वाला बड़ा नारा हो गया ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा बड़ा है वो, उसमें ये कोई कह नहीं रहा कि वो मुद्दा यहाँ पर नहीं है। हाँ। बड़ा मुद्दा चल रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर के साथ उठाया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन उसकी जवाबदेही से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बच सकती, और ये जवाबदेही इंडिया ब्लॉक वाले बीजेपी पर खड़ी नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात है। जो मुद्दे जेएमएम को उठाने चाहिए वो मुद्दे फिलहाल नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 2019 में आरक्षित 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी हासिल कर पाई थी और हार का सबसे बड़ा कारण रहा था। 2024 में आरक्षित सीटों में से लोकसभा चुनावों में एक पर भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी, और यही वजह है कि अब डेमोग्राफी का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो, हार्श बोलना हो, ये सब कुछ अब समीर जी इन चुनावों में दिखाई पड़ रहा है। और चेहरा हिमंता विश्व शर्मा बने हुए हैं जो सीधे कह रहे हैं कि लात मारकर घुसपैठियों को भगाएंगे, बेटी का मुद्दा उठा रहे हैं, रोटी का मुद्दा उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं घुसपैठिया। देखिए, झारखंड एक बहुत छोटा राज्य, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 81 विधानसभा सीटें आती है, एक छोटा राज्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्व का रखता है वहां का विधानसभा चुनाव, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बड़े मुख्यमंत्री, जो पार्टी के जो बड़े नेता माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान और आसाम के मुख्यमंत्री, जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 18 साल, उन्हें वहां की जिम्मेदारी, जो अब मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री है, और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को वहां सप्रभारी बनाकर बैठा। देखिए, हिंदुत्व के 2 बड़े ब्रांड इस समय झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हेमंत विश्व शर्मा वहां जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से घुसपैठी यहां पर आ गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो किस तरीके से घुसपैठी को हम बाहर वहां से निकाल के देंगे, और लगातार वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी लगातार हिंदुत्व की बात करते थे, अब तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सुपरस्टार स्टार प्रचारक बन गए हैं मोदी के बाद। तो अब एक और एक 11 है। मोदी और योगी अगर दोनों प्रचार वहां करेंगे झारखंड में, और दोनों की अपनी अपनी शैली है प्रचार करने की। प्रधानमंत्री मोदी का अपना तरीका है अपनी बात को कहने का, उनका अपना 11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री के रूप में, जो उन्होंने डिलीवर किया है देश के अंदर, और जो योजना है उन्हें झारखंड के अंदर भेजी है। उन्होंने कहा है कि कई योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू नहीं हो पा रही है। योगी आदित्यनाथ का 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भू माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ
और बुलडोजर का जो योगी इतना जिक्र कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इतने बड़े राज्य में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने किस तरह से काम किया है। और वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वैसे ही झारखंड के अंदर जो अपराधी हैं वो बाहर होंगे, जो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं उन्हें आइडेंटिफाइड करके बाहर किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि लोकसभा 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे झारखंड में, वहां आरक्षित 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हेमंत सोरेन जो झारखंड में कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, एक स्टडी के तहत भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आई है और ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 28 आरक्षित सीट है वहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी दी है कि आपको ये सीट जितवानी है और हम हेमंत शर्मा, हाँ बिल्कुल, चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दी है जो लेकर आए उनको, हेमंत चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन से कहा है कि आपको हम बीजेपी में लेकर आए तो ये 28 आरक्षित सीटें है जो हम 2019 में आ रहे थे, तो आपको यहाँ फोकस करना है। और जो कोल्हान का बेल्ट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन से कहा है कि आपको ध्यान रखना है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव प्रचार आप देखिए, लगातार वो घुसपैठ पे जिक्र कर रहे हैं, बता रहे कि किस तरह से बेटियों से हमारी शादी की जाती है, घुसपैठी आते शादी करते हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा नहीं हो पाता तो किस तरह से गिफ्ट डीड बनाकर जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। और इसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुद्दा बनाया है, और चंपई सोरेन इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। अब यह देखना होगा कि चंपई सोरेन जिस बात को कह रहे हैं, हेमंता सोरेन जिस बात को कह रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जिस बातों का, और कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया अपने चुनाव रैली के अंदर, अभी प्रधानमंत्री मोदी कल फिर आने वाले हैं, तो लगातार इस बात का जिक्र हुआ। अगर आदिवासियों के अंदर यह बात चली जाती है कि हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार भी हुआ है, हेमंत सोरेन जेल में गए थे, वो भ्रष्टाचार के कारण गए थे, और अब अगर हमें अपने अधिकारों को बचाना है और अगर हमें जमीन को सुरक्षित रखना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में सफल हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि आदिवासियों का बड़ा वोट जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा चुनाव में नहीं आया था, वह भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा और भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति पर काम कर रही है। ठीक है, 2019 और 2024 के आंकड़े देखें तो वोट शेयर में गिरावट भारतीय जनता पार्टी की हुई, 6% से 7% तकरीबन। बीजेपी का जो वोट शेयर था वो घटा, कांग्रेस का वोट शेयर 3 से 4% बढ़ा और ऐसे ही जेएमएम का वोट शेयर भी 3 से 4% बढ़ा, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा इन लोकसभा चुनावों में। ऐसे में चाहे चंपई सोरेन की बात करिए, चाहे घुसपैठिए के मुद्दे की बात करिए, क्या ये मुद्दा बीजेपी वोटर्स में ले जाने में कामयाब आपको दिख रही है अवधेश जी? और क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? क्या ये आदिवासी वोट बीजेपी को दिलवा पाएगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में झारखंड या कहीं भी है, 3 बातें उसमें मायने रखती है। मूल बातें है कि जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति जनता का क्या रुझान है, क्या सत्ता विरोधी रुझान है, और क्या उस बात को विपक्ष उठाकर और ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो रहा है कि उसका स्थानापन्न करने पर हम उससे बेहतर राज्य दे सकते हैं और जो कुछ समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। दूसरा होता है लीडरशिप कि नेतृत्व का क्या मानना है। तीसरा स्थान पर आता है सामाजिक समीकरण। जब मुद्दे बन जाते हैं तो उससे समीकरण बदलते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी का भाषण या बाकी देखेंगे तो 3 प्रमुख बातें उसमें आ रही हैं। पहला जो इसमें बीजेपी उठा रही है वो इस बात का उठा रही है कि झारखंड राज्य में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों के यहां मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों के अंदर लव जिहाद हो जा रहा है, घुसपैठियों के कारण समस्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने भी कल भाषण में उठाया है, योगी आदित्यनाथ जी भी उठाया है। और आज आपको पता ही है कि रात जो है 12 बजे से औरंगजेब का जन्म दिवस था और बहुत लोगों ने जो आज योगी जी ने जो वहां उल्लेख किया है, तो कर्नाटक में एक पोस्टर लग गया था बेलगावी में कि सुल्तान हिंद औरंगजेब, और उनको लेकर के झारखंड में भी कई जगह से छोटी छोटी सोशल मीडिया पर वो उस प्रकार से जो है ट्वीट और क्या क्या आने लगे थे। तो नेता अगर वहां वो इशू है तो आज उन्होंने वहां से औरंगजेब का नाम लिया कि कैसे करते हो, सामान्यता नहीं चलता है। तो इसलिए औरंगजेब के जन्म दिवस को लेकर के और जिस ढंग से कल कर्नाटक में हुआ है और उसके मर्मरिंग यहां सुनाई दे रही थी, वो इशू को जोगी जी ने वहां उसको अभिव्यक्त किया है। इसलिए किया है कि लोगों के बीच मुद्दे है। आज ही झारखंड से एक खबर है कि गढ़वा जिला में एक सराय प्रखंड है, वहां का एक गांव है कोरवाडीह, वहां करीब 75% मुस्लिम है। कोरवाडीह में एक स्कूल में जो प्रार्थना हो रही थी, मुसलमानों ने प्रार्थना, वहां प्रधानाध्यापक कहा कि ये प्रार्थना बंद कराइए, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेगा। वो प्रार्थना दया कर दान भक्ति का, हमें विद्या देना, वो बंद करा दी गई। उसके बाद दूसरी प्रार्थना की गई। जब वहां से इशू उठा
तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का बयान आया कि हमने जो है इसको देखा है, इसकी जांच करा रहे हैं, मुखिया के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं, और गरबा से ये बताया जा रहा है कि ऐसे कई गांव हैं जिसके गांव को जमाई गांव बदल दिया। जमाई गांव का मतलब है कि ऐसी जहां आदिवासी लड़कियों से मुस्लिमों ने शादी की है, और वो संपत्ति कैसे वो जो कल परसों गृह मंत्री ने कहा है, तो वो जमीनें जो उनके नाम से हो जा रही है, तो वो एक दूसरा बड़ा मुद्दा उसको लेकर के बीजेपी ने उठाया है। और झारखंड में भय है इसे लेकर के कि डेमोग्राफी कई क्षेत्र में चेंज हो रही है। जो भ्रष्टाचार का मामला है, देखिए धीरज साहू राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के थे, हालांकि उन्होंने अस्वीकार किया। पिछले साल हम सब ने देखा 329 करोड़ रुपए जो है, 320 करोड़ रुपए ईडी ने कहा कि नगद मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं, अभी भी वो मामले हैं। उसके पहले पूजा सिंघल जो 2022 में वहां के आईएएस अफसर थी, उनके नजदीकी चार्टर्ड अकाउंटेंट 17 करोड़ रुपए। जो मंत्री आलमगीर जी है, पहले आईएएस अफसर थे, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया, अगर सबको याद हो तो ध्यान दीजिए, पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया नगद बरामद हुए थे। ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा था। वीरेंद्र राम के घर से पैसे जो है बरामद हुए, शायद 21 या 22 करोड़ रुपए की नगद की संपत्ति आई है। अगर इनके लिस्ट आप बनाएंगे तो वहां के अफसरों के, नेताओं के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद जो है भ्रष्टाचार के मामले में फंसे। इनका सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर टिप्पणी की है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जो है चुनाव प्रचार की, आप निकलिए चुनाव प्रचार करके फिर आ जाइएगा, और उसके बाद आप जो है 1 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा, 2 के आप जेल आ जाइएगा। उसी सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। तो यह भी ध्यान रखने का विषय, क्यों नहीं दिया था। तो जो झारखंड का इस समय का माहौल है, उसमें दिखाई दे रहा है कि आदिवासियों के सोचने के, व्यवहार के, राजनीतिक मतदान के तरीकों में बदलाव आता दिख रहा है, और वो मुद्दों के कारण दिखा है। और बाकी थोड़ी बहुत सीटें इस समय कोल्हान में, तो मैं मान रहा हूं कि कोल्हान की अगर 11-12 सीटें हैं, तो 6-7 सीटों पर बीजेपी तो इस समय आगे दिखाई दे रही है, जिस बार हर बार पीछे हो रही थी आदिवासी बेल्ट में। तो आदिवासी बेल्ट में बीजेपी के सुधार की संभावना इन कारणों से भी है। और जो लास्ट बात आपका जो जिसका प्रश्न कर रही है कि क्या इससे बीजेपी को आदिवासी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए केवल आदिवासी नहीं, पिछली बार बीजेपी की जो पराजय हुई थी 25 से ज्यादा सीटों पर, उसके अपने ही विक्षुब्ध लोग सामने खड़े थे, उन्होंने इतने वोट काट लिए, वो बीजेपी का ही वोट था। सरजुग राय जी तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध खड़े हो गए, जो कि बड़े नेता थे, और उन्होंने जमशेदपुर से मुख्यमंत्री को हरा दिया। हालांकि अभी भी सरजुग राय जी इस पार्टी में नहीं है, दूसरे में है। तो विद्रोहियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। विद्रोहियों ने भाजपा का वोट खाया था, जो 3% वोट कमा था, और वो फिर उसके कारण झारखंड और उसको एक बड़ी विजय मिली थी। इस बार वहां विद्रोहियों की संख्या कम है, चूंकि वहां इनके जो मध्य प्रदेश अपने शिवराज सिंह चौहान चूंकि पुराने नेताओं को जानते थे, उनके घर घर जाके बैठ के उनको मनाने की कोशिश हो रही है। इस कारण इस बार विक्षुब्धों की, विद्रोहियों की संख्या काफी कम है, कुल मिलाकर और जो ये कमियां थी, डालेगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो कमियां थी वो बीजेपी ने दुरुस्त की हैं। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी उछालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में आज हुंकार भरते हुए भी नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के टलने के बाद झारखंड में जो पूरे इलेक्शन के शो स्टॉपर हैं वो तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। पार्टी को ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे।